सो हे भाई लोग, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। अगर आपने अभी तक इसके पहले वाला एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर पहले उसको देख लेना एंड देन इस वाले वीडियो को कंटिन्यू करना। तो हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो हमारा यून है उसने फिश लॉर्ड को फाइट में हरा दिया था एंड उसके बाद वो आराम कर रहा था। पर उसी समय हमारे यून को हेवनली डिमन ने अपने पास बुला लिया था। तो हम इस स्टोरी को यहीं पर से कंटिन्यू करते हैं। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं जो हेवनली डिमन रहता है वो हमारे यून को देख कर कहता है कि यून, आखिर में तुम यहाँ पास आ गए। जिसके जवाब में जो यून है वो कह देता है, हाँ तुमने मेरे को यहाँ पास बुलाया था इसलिए मैं यहाँ पास आ गया हूँ। ये बोल करके वो अपना हाथ को आगे कर देता है। जिसे देख करके जो हेवनली डिमन रहता है वो कहता है कि क्या तुम्हारा जो हाथ है वो अब ठीक है। जिसके जवाब में यून कह देता है कि जैसा कि तुम देख ही सकते हो ये अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ है। यून कैसे बोलने की तुरंत बाद उसके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो आपके मिडनाइट स्टील है उसका जो इफेक्ट है वो अब ऑन हो चुका है। हमें मिडनाइट स्टील को दिखाया जाता है जो आसपास की ऑरा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। एंड इसके बाद हमारे यून के पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो आपकी स्टेमिना रिकवरी स्पीड है वो अब 102% से बढ़ गई है। इसे देख करके जो यून है वो कुछ रिएक्शन नहीं देता। बट उसी समय हमें हेवनली डिमन को दिखाया जाता है जो यून की शॉट को देख कर कहता है कि जो देखो इस बच्चे के पास बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट शॉट है एंड उसकी जो माना पार है उसको मैं यहाँ से भी फील कर पा रहा हूँ। यून जैसे ही ध्यान देता है कि जो हेवनली डिमन है वो उसकी स्वॉर्ड की तरफ देख रहा है तो ये देखने के बाद जो हमारा यून रहता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि जो देखो मैं जैसे सोचा था ये जो बंदा है वो मेरे स्वॉर्ड के लिए बहुत ज़्यादा लालची हो रहा है। ये बात मन में सोचने के बाद यून हेवनली डिमन से कहता है कि तुम ये जो स्वॉर्ड है उसको नहीं ले सकते क्योंकि ये जो स्वॉर्ड है उसको मेरे लिए उस बुरे आदमी ने बनाया है। जैसे ही यून इस बात को बोलता है उसके ऐसे बोलने के बाद हमें हेवनली डिमन को दिखाया जाता है जो यून की बात को सुन करके उसके जवाब में कहता है कि ओ तो आखिर में ये जो स्वॉर्ड है उसको हिफाज़तोस ने बनाया है एंड अगर ऐसा है तो मैं इस स्वॉर्ड को तुमसे यहाँ बस नहीं ले सकता, तुम इसे अपने पास ही रखो। जैसे ही हेवनली डिमन इस बात को बोलता है हमें हमारे यून को दिखाया जाता है जो इस बात को सुनने के बाद रिप्लाई देते हुए कहता है कि क्या तुम उस बूढ़े आदमी को जानते हो। जिसे सुन करके हेवनली डिमन कहता है कि नहीं, मैं उससे पर्सनली तो नहीं मिला बट मैंने उसका बहुत ज़्यादा नेम सुना है। ये बोल करके हेवनली डिमन थोड़े समय के लिए शांत हो जाता है एंड देन कहता है कि तो चलो हम अपनी जो फालतू की बातें हैं उसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं एंड हेवनली डिमन कल तक के थर्ड ट्रायल को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये बोल करके जो हेवनली डिमन रहता है वो अपने थ्रोन से खड़ा हो जाता है। ये देख करके यून कहता है कि क्या हम इसको अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, बट मेरा जो आर्म है वो तो अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है। इस बात को सुन करके हेवनली डिमन कह देता है कि नहीं ये सब ठीक है, हम इसको यहीं पर स्टार्ट करने वाले हैं। ये सुन करके यून कहता है कि तुम्हारी आखिर में प्रॉब्लम क्या है, ज़रा देखो मैं जो अपना आर्म है उसको यहाँ पर हिला भी नहीं पा रहा है एंड इस वजह से मैं यहाँ पास फाइट भी नहीं कर पाऊँगा। इसके रिप्लाई में हेवनली डिमन कहता है कि अब यहाँ पास मैटर नहीं करता, तुम्हें इस ट्रायल में अपने जो हैंड है उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसा बोल करके सामने चलने लगता है। जैसे ही वो सामने चलने लगता है हमारा यून उसको देख कर मन में सोचता है ये जो बंदा है वो सही में बहुत ज़्यादा कमीना है। इसकी वजह से मेरे को इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में भी इस थर्ड ट्रायल को यहाँ पास देना पड़ेगा। मैंने पहले सोचा था कि जब मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊँगा तो मैं थर्ड ट्रायल को देने आऊँगा। यून ऐसा सोचते सोचते सामने चलने लगता है बट अचानक वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जो हेवनली डिमन रहता है वो उसके सामने से गायब हो जाता है। ये देख करके यून अपने मन में कहता है कि क्या ये फिर से एक मैजिक बैरियर है। ये बोल करके वो जो अपना सीनरी साई रहता है उसको एक्टिवेट कर लेता है एंड अगल बगल देखने लगता है। वो अगल बगल देखता है तो ये जो जगह है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है। फिर उसी समय उसको हेवनली डिमन की आवाज़ आता है जो कह रहा होता है कि आखिर में तुम यहाँ पास करना क्या चाहते हो। इस बात को सुन करके यून सामने देखता है बट वहाँ पास हेवनली डिमन नहीं रहता। इस चीज़ को देख करके यून फिर से अपने मन में कहता है कि ये जो चीज़ है वो पहले हुई थी उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि जब मैं पहले जंगल में हेवनली डिमन से मिला था तो ये जो चीज़ है उसको मैं एक मान से रेजिस्ट भी कर पा रहा था। मैं उसकी प्रेजेंस को थोड़ा थोड़ा फील कर पा रहा था बट यहाँ पास उसकी जो प्रेजेंस है वो मेरे से पूरी तरीके से हाइड हो चुकी है। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो आपकी सीनरीज आई है वो इस बैरियर को रेजिस्ट कर रही है। एंड इसी के साथ जैसे ही ये जो नोटिफिकेशन रहता है वो ख़त्म होता है हमें फिर से हमारे यून को दिखाया जाता है जिसके पास एक और ख़तरनाक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो आपकी सीनरीज आई है उसका रेजिस्टेंस फेल हो गया। वो जैसे ही ऐसा होता है आसपास चारों तरफ बस धुआं ही धुआं फैलने लगता है। ये देख करके यून अपने मन में कहता है कि डैम इट, यहाँ पास फिर से ये जो चीज़ है वो हो रहा है, मेरे को यहाँ पास बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच जो हेवनली डिमन रहता है उसका जो हैंड है वो हमारे यून के पास आ जाता है। जिस देख करके जो हमारा यून रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है
एंड उसी बीच हमारे यूआन के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने जो हेवनली डीमन है उसके केव में एंटर कर लिया है। एंड इसी के साथ जो आपका लास्ट ट्रायल है हेवनली डिमोनिक कल्ट में वो यहाँ पर शुरू हो रहा है। ये नोटिफिकेशन जैसे ही खत्म हो जाता है उसके तुरंत बाद हमें हमारे यूआन को दिखाया जाता है जिसको हेवनली डीमन ने एक अलग से प्लेस में ले आया रहता है। इस प्लेस को देखने के बाद जो यूआन रहता है वो शांत हो जाता है एंड कुछ नहीं बोलता एंड अपना जो सिंडी सही है उसको डीएक्टिवेट कर लेता है। वो सामने देखता है तो वहाँ पर जो हेवनली डीमन है वो खड़ा रहता है एंड हमारे यूआन से कहता है कि यूआन मुझे फॉलो करो। इस बात को सुनने के बाद हमारा यूआन उसको फॉलो करने लग जाता है एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हेवनली डीमन है एंड हमारा यूआन है वो सामने चलते चलते जाने लगते हैं। एंड जैसे ही वो लोग चल रहे होते हैं उसी बीच हेवनली डीमन यूआन से पूछता है कि यूआन क्या तुमने जो हेवनली डीमन स्पिरिट है उसको मास्टर कर लिया। इस बात को सुन करके यूआन इसके रिप्लाई में कहता है कि हाँ मैंने ये जो स्किल है उसको मास्टर कर लिया और इस स्किल को अपना जो स्किल बॉक्स है उसके अंदर रख लिया है। इस बात को सुनने के बाद हेवनली डीमन कहता है कि तो तुमने आखिर में हेवनली डीमन स्पिरिट को मास्टर कर लिया तो फिर ये जो टास्क है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा, शायद तक तुम इसे बहुत ज़्यादा आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। ये बोल करके हेवनली डीमन थोड़ी देर के लिए शांत जाता है एंड देन फिर कहता है कि तुम्हें ये नहीं पता होगा कि ये जो हेवनली डीमन स्पिरिट बॉडी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल है, क्योंकि अगर तुम इसको सीख लेते हो तो ये जो वर्ड है उसको तुम बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हो। एंड मैंने जो तुम्हारी फ़ाइट है उसको पूरा देखा था एंड उसको मैं देख करके ये बोल सकता हूँ कि तुम फाइट करने में बहुत ज़्यादा बढ़िया हो। मैं तुम्हारा सही में बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ। उसके ऐसे बोलते ही जो हमारा यूआन रहता है वो थोड़ा अजीब शक्ल बनाता है एंड कहता है कि हाँ आखिर में मेरा केयर करता है, इसके कहने के ये मतलब क्या है। वैसे सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसके पास 2 नोटिफिकेशन आते हैं। पहले नोटिफिकेशन में उसको बताया जाता है कि जो आपके पास एग है उसने अपने दांतों को बाहर निकाल दिया है एंड देन सेकेंड नोटिफिकेशन में उसको बताया जाता है कि जो एग है वो अपना पीरियड्स को बार बार शो करने का ट्राई कर रहा है। इस बात को सुन करके जो हमारा यूआन रहता है वो बहुत ज़्यादा शौक रहता है एंड उसी बीच हमें हेवनली डीमन को एक पर्पल फ्लेम के सामने दिखाया जाता है जो फ्लेम बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। इस फ्लेम को देख करके जो हमारा यूआन रहता है वो थोड़ा शौक हो जाता है एंड देन अपने मन में सोचने लगता है कि अब मैं पूरे तरीके से श्योर हूँ कि ये जो पावर है वो टावर की आउटसाइड की पावर है, ये लिटरली शायद आउटर गॉड्स की पावर होगी। पर आखिर में ये जो मेरा एग है वो इस पावर पर इतनी जल्दी रिस्पॉन्स क्यों कर रहा है, ये तो पहले उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। ये सब बात को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच यूआन को बताया जाता है कि जो आपकी आइडेंटिफिकेशन स्किल है वो किसी अननोन पावर के कारण बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। इस बात को देख करके यूआन फिर से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड उसके बाद फिर हमें हेवनली डीमन को दिखाया जाता है जो इस फ्लेम को देख कर कहता है कि ये जो फ्लेम है उसका नाम है डिवाइन फ्लेम एंड इस फ्लेम के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। ये बोल करके जो हेवनली डीमन रहता है वो हमें उस फ्लेम के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि हेवनली डिमोनिक कल्ट में एक प्रोफेसी एग्जिस्ट करती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें पास ऑन करनी पड़ती है। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि जो हेवनली डिवाइन कल्ट के मेंबर्स रहते हैं वो कभी भी हेवनली माउंटेन को छोड़ करके बाहर नहीं जाते। बट क्या तुम्हें ये पता है वो इसे छोड़ करके बाहर क्यों नहीं जाते? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है और वो जो रीज़न है वो है ये डिवाइन फ्लेम। हमें इस डिवाइन फ्लेम को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है एंड इसका जो न्यू यूज़र है उसको यहाँ पर ढूंढना है। ये बोलने के बाद जो हेवनली डीमन रहता है वो थोड़ी देर शांत रहता है एंड देन वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जो फर्स्ट हेवनली डीमन थे एंड देन उसके बाद आने वाले जितने भी हेवनली डीमन हैं उनको सबको एक ऑर्डर दिया गया है कि उन्हें इस डिवाइन फ्लेम को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है और उसके ओनर के मिलते तक यहाँ पर रहना है। एंड हाँ मेरा भी जो पर्पस है वो यही है। ये बोल करके जो हेवनली डीमन रहता है वो फिर शांत रहता है एंड देन उसके बाद हमें हमारी यौन को दिखाया जाता है जो इन सब बातों को सुनने के बाद हेवनली डीमन से क्वेश्चन करते हुए पूछता है कि क्या तुम सही में इस प्रोफेसी के ऊपर बिलीव भी करते हो? इस बात को सुनने के बाद जो हेवनली डीमन रहता है वो हमारी यौन को रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो हाँ मैं इस प्रोफेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, क्योंकि ये जो हेवनली कल्ट है उसको अभी मैं ही चला रहा हूँ एंड अगर यहाँ पर मैं ही इस प्रोफेसी के ऊपर बिलीव नहीं करूँगा तो बाकी के जितने भी हेवनली कल्ट के मेंबर्स हैं वो सब आपस में बिखरने लग जाएंगे एंड एक दिन जो हमारा हेवनली डीमन कल्ट है वो यहीं पर तबाह हो जाएगा। ये बोलने के बाद जो हेवनली डीमन रहता है वो हमारे यूआन को फिर वापस पाशा के बारे में बताने लग जाता है। वो कहता है कि एक टाइम था कि जब जो हेवनली डिमोनिक कल्ट था उससे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्गर नहीं था, तब भी हम इस 10th फ्लोर के अंदर ही रहा करते थे एंड देन उसके बाद अचानक से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीपल अपेयर होने लगे जिन्होंने जो हमारा कल्ट है उसको बहुत आसानी से पास कर दिया एंड वो हमसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते गए। बट हम लोग यहीं पर रुक गए क्योंकि हमें डिवाइन फ्लेम को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना था। ये बोलने के बाद हेवनली डीमन थोड़ी देर के लिए शांत रहता है एंड देन कहता है कि
जब जो टावर के लोग हैं वो और भी ज़्यादा लेवल अप करने लगे तो यहाँ पास वो हमारे हेवनली डिमन कल्ट में आते थे, क्योंकि उन्हें डिवाइन फ्लेम चाहिए थी। इसलिए हमने कैपेसिटी को कम करने के लिए यहाँ पर ट्रायल बनाया, ताकि यहाँ पास बहुत कम लोग आए एंड जो लोग भी आए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसी वजह से जो इसकी डिफ़िकल्टी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। ये सुनने के बाद जो हमारा यूआन रहता है वो उसके रिप्लाई में कहता है कि ओह, तो आखिर में ये बात है, जो फर्स्ट हेवनली डीमन है उन्होंने यहाँ पर ट्रायल को स्टार्ट किया था ताकि वो जो डिवाइन फ्लेम है उसको प्रोटेक्ट कर पाए। इस बात को सुनने के बाद जो हेवनली डीमन रहता है वो कह देता है कि हाँ, ये जो ट्रायल था वो बस एक कवर था ताकि हम डिवाइन फ्लेम को प्रोटेक्ट कर सके एंड इसके लिए एक बहुत अच्छा यूज़र चुन सके। इस बात को सुनने के बाद जो हमारा यूवन रहता है वो हेवनली डीमन को तो कुछ नहीं कहता, बट अपने मन में सोचने लग जाता है कि सही में ये जो फाउंडर हेवनली डीमन था वो लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा था, बट फिर भी से वो डिवाइन फ्लेम के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर पाया था। हमारा युवान इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें हेवनली डीमन की आवाज़ सुनाई देता है, जो हमारा युवान से कह देता है कि तो अब तुम आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो लास्ट ट्रायल है यहाँ पर सब स्टार्ट होने वाला है। उसके ऐसे बोलते ही जो हमारा युवान रहता है वो आगे बढ़ने लगता है एंड देन हेवनली डीमन आगे कहता है कि तुम्हें इस ट्रायल के अंदर, इस फ्लेम के अंदर जाना है और वहाँ पर समय बिताना है, जिससे तुम डिवाइन फ्लेम की नॉलेजमेंट को हासिल कर सको। ये सुनने के बाद जो हमारा यून रहता है वो अंदर जाने लग जाता है, बट उसी बीच उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपको ये जो डिवाइन फ्लेम है उसको झेलना पड़ेगा। एंड इस नोटिफिकेशन के ख़त्म होने के बाद हमारे यून के पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि अब जैसे ही यहाँ पर गिव अप कर दोगे, जो आपका ट्रायल है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद हमें फिर से हेवनली डीमन को दिखाया जाता है, जो यून को देख करके अपने मन में सोचने लगता है कि भले ही ये बच्चा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट ये जो टास्क है वो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। क्या सही में ये जो बच्चा है वो इस डिवाइन फ्लेम के अंदर भी जाने वाला है या नहीं जाने वाला है? जो हेवनली डीमन है वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें हमारे यून को दिखाया जाता है, जो उस डिवाइन फ्लेम को देख करके उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। एंड देन आखिरकार जो हमारा यून रहता है वो उस फ्लेम के अंदर चल जाता है एंड कहता है कि अगर मैं इसके अंदर गया तो ये जो फायर है वो मुझे पूरी तरीके से खा लेगा। ये सोच करके वो अपना जो सिंडिसाई है उसको एक्टिवेट कर लेता है। जैसे ही वो सिंडिसाई को एक्टिवेट करता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो आपकी सिंडिसाई है वो आपके डिवाइन फ्लेम को रेजिस्ट कर रही है। एंड देन जैसे ही ये नोटिफिकेशन ख़त्म होता है हमारे यून के पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो आपकी प्रोवेंसी रोब है वो भी डिवाइन फ्लेम को रेजिस्ट कर रही है। एंड देन जैसे ही ये वाला नोटिफिकेशन ख़त्म होता है हमें हमारे यून को दिखाया जाता है, जो कहता है कि सही में इसकी जो पावर है वो लिटरली बहुत ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पर डरा इस फायर से तो ये सही में ये आपस में को जलाकर खाक कर देगी। यून ये सबको सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसके पास दो और नोटिफिकेशन आ जाते हैं। पहले नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि जो एग है वो अपनी आंखों को खोल रहा है एंड देन सेकेंड नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि जो एग है वो अपने टीथ को भी बाहर निकाल रहा है। इस चीज़ को देखने के बाद जो यून है वो एग को मना कर देता है एंड कहता है कि अगर तुम यहाँ पर ये जो चीज़ है उसको खा लोगे तो मेरे लिए यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। ये बोलने के बाद यून उस एग को अंदर कर लेता है एंड अपने दिल में हाथ रखते हुए कहता है कि मेरे को सही में ये जो फीलिंग है उसको फील किया बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया। ये फीलिंग लास्ट बार मुझे तब आया था जब मैं वो नॉटर गॉड के साथ फाइट कर रहा था एंड ये जो फीलिंग है वो मौत से बहुत ज़्यादा बेकार है। इस फीलिंग के अंदर मेरे पूरे दिल में बस रेवेंज की भावना भरी पड़ी है। ये बात को सोच कर कि यून अपने मन को शांत कर लेता है एंड कहता है कि मुझे इस डर के खिलाफ लड़ाई करना पड़ेगा एंड मुझे अपनी जो रेवेंज है उसको भी यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच हमें उसके आँख को दिखाया जाता है जहाँ पर जो उसका सिंड्रिसाई है वो भी एक्टिवेट रहता है, बट उसी समय जो डिवाइन फ्लेम है वो भी उसके अंदर जाने लगता है। एंड देन यून अपने मन में कहने लगता है कि मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता, मेरे को कुछ भी करके यहाँ पर से सर्वाइव करना है और ये जो फ्लेम है उसको अपने काबू में करना है, क्योंकि मैं जितने भी फ्रेंड थे उन्होंने मेरे पर भरोसा किया और मेरे को ये पास में भेजा। वो चाहते तो सर्वकों को भी पास में भेज सकते थे, बट उन लोग ने मेरे पर भरोसा किया और मैं जब पास्ट में आ गया हूँ तो मेरा बस यहाँ बस एक ही एम है, मेरे को बहुत सारी पावर इकट्ठा करनी है एंड जो आउटर गॉड है उनको मारना है, मेरे को और भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बोलना है। ये बोलने के बाद जो यून है वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है एंड कहता है कि मैं यहाँ पास हार नहीं सकता और मैं यहाँ पास जीतूंगा ही जीतूंगा। वो जैसे ही ऐसा बोलता है जो फायर रहती है वो हमारे यून को चारों तरफ से घेर लेती है। देन जो यून रहता है वो उसको रोकने के लिए अपनी क्रिस्टल का यूज़ करता है, बट वो फेल हो जाता है। फिर यून अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पास नहीं हारूंगा, मैं यहाँ पास जीतूंगा ही जीतूंगा। वो जैसे ही ऐसा बोलता है उसके पास थोड़ी देर बाद एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने जो हेवनली डीमन कल्ट का थर्ड ट्रायल था उसे भी पास कर लिया। एंड देन हमें दिखाया जाता है जो हमारा यून है उसके चारों तरफ
जो डिवाइन फ्लेम है वो घूम रहा होता है। ये देख करके यून कुछ नहीं कहता। एंड देन उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपको एक निकनेम मिला है एंड आप अब हेवनली डीमन कल्ट के वॉइस लॉर्ड बन चुके हैं। ये नोटिफिकेशन जैसे ही ख़त्म होता है हमारी यून के पास नोटिफिकेशन की भरमार लग जाती है। उसके बाद बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो ये रहता है कि जो यून के पास कोलोसल फायर नाम की स्किल थी वो अब यून के स्किल स्लॉट से डिसअपेयर हो गई है एंड उसके बदले में हमारे यून के पास डिवाइन फ्लेम की एबिलिटी आ गई है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो हमारा यून रहता है वो बहुत ज़्यादा शौक रहता है एंड कहते हैं कि हाँ, आखिर में जो हमारा कोलोसल फायर था क्या वो चेंज हो गया डिवाइन फ्लेम में। यून कैसे कहने के बाद ही यून के पास और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं जिनमें उसे बताया जाता है कि आपने डिवाइन फ्लेम हासिल की है। एंड देन उसके बाद एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि आपने 10th फ्लोर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है, इस वजह से आप 11th फ्लोर में जा सकते हो। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो यून रहता है वो बहुत ज़्यादा गहरी सोच में पड़ जाता है एंड कहता है कि वाह, ये कितना अमेजिंग है कि मैंने जो 10th फ्लोर है उसे बिना फाइट किए ही पास कर लिया। क्या ये सही में मैंने पास भी किया है या नहीं किया है, या ये फिर भी ये एक इल्यूज़न है उस फायर का। ये बोलने के बाद यून अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत कर लेता है एंड देन ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हेवनली डीमन को देखते हैं जो कि डिवाइन फ्लेम को देखते हुए कहता है, ज़रा देखो ये जो डिवाइन फ्लेम है वो सडनली डिसअपेयर हो रहा है। आखिर में क्या यून ने यहाँ पर हार मान ली या फिर वो मारा गया। हेवनली डीमन जैसे ही इस बात को बोलता है वो अचानक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड कुछ नहीं बोल पाता एंड सामने देखने लगता है तो वहाँ पर जो हमारा यून है वो डिवाइन फ्लेम के साथ बाहर आ रहा होता है। ये देख करके हेवनली डीमन कहता है कि हाँ, क्या सही में जो यून है उसने सर्वाइव कर लिया एंड आखिर वो डिवाइन फ्लेम के साथ बाहर कैसे आ रहा है। फिर हमें हमारे यून को दिखाया जाता है जो डिवाइन फ्लेम के अंदर से बाहर आ रहा होता है वो भी डिवाइन फ्लेम के साथ। ये देखने के बाद जो हेवनली डीमन रहता है वो अपने मन में कहता है कि मुझे अब ये मत बोलना कि इसने जो डिवाइन फ्लेम है उसको काबू में कर लिया। वैसा सोचने के बाद हवाई यून से पूछता है कि आखिर में इस ट्रायल के अंदर हुआ क्या। उसके ऐसा बोलने के साथ ही ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। उसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देख पाते हैं जहाँ पर हम हेवनली डीमन को देखते हैं जो अपने थ्रोन पर बैठा रहता है एंड यून की बातों को याद कर रहा होता है। जहाँ पर जो यून है उसने डिवाइन फ्लेम को अपने कंट्रोल में रख लिया था। इस बात को याद करने के बाद जो हेवनली डीमन रहता है वो अपने मन में कहता है कि सही में उस बच्चे ने जो डिवाइन फ्लेम है उसको ऑब्टेन कर लिया। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसके कास्टल का दरवाज़ा खोल के कोई अंदर आने लगता है। जैसे ही वो दरवाज़ा पूरा खुल जाता है हमें हमारे यौन को वापस दिखाया जाता है। जिसे देख करके हेवनली डीमन कहता है कि तो आखिर में तुम यहाँ पर फिर से आ गए। मेरे को नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी उठ पाओगे, क्योंकि जब तुमने उस ट्रायल को कंप्लीट किया था पिछले बारी तब तुम डिवाइन फ्लेम के कारण बेहोश हो गए थे। इस बात को सुनने के बाद जो यून रहता है वो कहता है कि आखिर में वहाँ पर जब मैं बेहोश हुआ था उसके बाद क्या हुआ था। जिसके जवाब में हेवनली डीमन कह देता है कि वहाँ पर और कुछ नहीं हुआ था, मैंने बस तुमको वहाँ पर से उठाया एंड तुम्हारे रूम पर लाकर छोड़ दिया था। ये बात को सुनने के बाद जो हाँ यून रहता है वो हेवनली डीमन को थैंक यू बोल देता है एंड देन फिर कहता है कि वैसे हेवनली डीमन यहाँ पर सब मेरा और कुछ काम नहीं बचा है हेवनली डिमोनिक कल्ट में, तो क्या मैं यहाँ पर से जा सकता हूँ। मैंने यहाँ की जो डिवाइन फ्लेम है उसको भी हासिल कर लिया है, तो मेरे ख्याल से अब तुम भी इस हेवनली डीमन कल्ट को छोड़ करके कहीं भी आ जा सकते हो। पर मुझे तुम्हें देख करके ये नहीं लग रहा है कि तुम इस हेवनली डीमन कल्ट को छोड़ करके कहीं आसपास घूमने भी जाओगे। इस बात को सुनने के बाद हेवनली डीमन कह देता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो, यहाँ पास बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अभी कंप्लीट करनी है एंड जो मेरा हार्ट है उसको बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबे समय से बाहर नहीं निकला, तो मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है बाहर निकलने में। इस बात को सुनने के बाद जो यून रहता है वो इसके बाद के रिप्लाई में कुछ नहीं कहता एंड देन अपना बात बोलते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर एक निक नेम ऑब्टेन किया है। इसे सुनने के बाद जो हेवनली डीमन रहता है वो कह देता है कि हाँ, मेरे को पता है तुमने यहाँ पर वाइस लॉर्ड का निक नेम ऑब्टेन किया है, क्या मैं सही हूँ। हेवनली डीमन जैसे ही इस बात को बोलता है जो हमारा यून रहता है वो हाँ में सिर हिला देता है एंड देन हेवनली डीमन आगे कहता है कि तुम्हारे पास डिवाइन फ्लेम है एंड तुम्हारे पास हेवनली डीमन स्पिरिट भी है, तो तुम्हारे पास ये राइट है कि तुम यहाँ के वाइस लॉर्ड बन सकते हो। इसे सुनने के बाद यून उसके रिप्लाई में कहता है कि मैं यहाँ पर अभी एक रैंकर भी नहीं बना हूँ एंड मैं भी जो हेवनली डीमन कल्ट है उसका कोई पार्ट भी नहीं बनना चाहता। यून की इस बात को सुनने के बाद जो हेवनली डीमन रहता है वो यून को कहता है कि यहाँ पर तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, तुम्हें यहाँ पर ये जो निक नेम है उसको ऑब्टेन किया है, तो तुम्हें यहाँ पर का जो वाइस लॉर्ड है वो बनना ही पड़ेगा। इस बात को सुनने के बाद जो यून रहता है वो कुछ नहीं कहता एंड देन हेवनली डीमन अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है कि तुम इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकते हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ के वॉइस लॉर्ड बन गए तो यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको तुम्हारी जो ऑर्डर है उनको मानना ही पड़ेगा और तुम्हारे पास बहुत बड़ी एक मिलिट्री भी आ जाएगी। एंड ज़रा सोचो, ये जो रिवॉर्ड है वो डिवाइन फ्लेम की तरह ही बहुत ज़्यादा प्रीसियस रिवॉर्ड है। इस बात को सुनने के बाद यून अपने मन में सोचने लगता है कि फॉर्चुनेटली ये जो बंदा बोल रहा है वो एकदम सही ही बोल रहा है, मैं इसकी बात को तो मान सकता हूँ, बट यहाँ पर मेरी एक कंडीशन है। इन सारी बातों को मन में सोचने के बाद जो यून रहता है
वो हेवनली डीमन से कहता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ का मुझे वॉइस लॉर्ड बनाना चाहते हो तो मैं यहाँ का वॉइस लॉर्ड बनने के लिए रेडी हूँ, बट यहाँ पास मेरी एक कंडीशन है। इसे सुन करके जो हेवनली डीमन रहता है वो कह देता है कि हाँ बताओ तुम्हारी आखिर में कंडीशन क्या है। जिसके रिप्लाई में यून कह देता है कि मैं यहाँ का वॉइस लॉर्ड बन जाऊँगा, बट मैं यहाँ का नेक्स्ट हेवनली डीमन नहीं बनना चाहता। इसे सुनने के बाद जो हेवनली डीमन रहता है वो भी कह देते हैं कि ठीक है, अगर तुम नेक्स्ट हेवनली डीमन नहीं बनना चाहते तो मैं तुम्हें इस बात के लिए फोर्स नहीं करूँगा, बट अगर तुम बनना चाहते हो तुम यहाँ के नेक्स्ट हेवनली डीमन भी बन सकते हो। ये बात जैसे ही वो लोग कंप्लीट करते हैं जो यून है वो वहाँ से खड़ा होने लगता है एंड कहता है कि चलो तो जो हमारी बात है वो यहाँ पर सब खत्म हो चुकी है। वो जैसे ही ऐसा बोलता है जो हेवनली डीमन रहता है वो उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर इसको अभी छोड़ कर जा रहे हो। इस बात को सुनने के बाद यून उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, क्योंकि जो मरियम वर्ल्ड है उसके अंदर अभी बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट होने वाला है। वो जैसे ही ऐसा बोलता है जो हेवनली डीमन रहता है वो कह देता है कि क्या तुम उसे पार्टिसिपेंट लेने का प्लान कर रहे हो। जिसके जवाब में हमारा यून कह देता है कि हाँ मैं साथ तक उसमें पार्टिसिपेंट ले सकता हूँ। ये बोलने के बाद जो यून है वो यहाँ पर से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हेवनली डीमन को देखते हैं जो अकेले वहाँ पर बैठा रहता है एंड मन में कुछ कुछ सोचते रहता है एंड कहता है कि सही में ये जो हमारा ट्रायल था वो फिनिश हो चुका है एंड जो डिवाइन फ्लेम है वो अब सही हाथों में जा चुका है। तो अब मैं यहाँ पर आखिर में करूँ क्या, मैंने यहाँ की सारी बुक्स पढ़ रखी हैं तो क्या मैं यहाँ से बाहर जाऊँ। ये सारी बातें सोचने के बाद जो हेवनली डीमन रहता है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है एंड देन फिर अपने मन में कहता है कि हाँ मेरे को पता चल गया अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। जो हेवनली डिमोनिक कल्ट था वो सबसे पहले मरियम रेल्म में रहा करता था, बट जैसे ही हेवनली फॉरेस्ट में ये जो डिवाइन फ्लेम है वो यहाँ पर अपेयर हुआ तो हम लोग यहाँ पर आकर के डिवाइन फ्लेम की रक्षा करने लगे। बट अब जो डिवाइन फ्लेम है वो यहाँ पर से जा चुका है तो क्या हमें फिर से मरियम रेल्म के अंदर वापस चला जाना चाहिए। उसके ऐसे बोलने के साथ ही साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट रहता है। नेक्स्ट सीन में हमें 11th फ्लोर को दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है टेकलैंड, जहाँ पर हम एक बंदे को देख पाते हैं जिसका नाम हेली मैन रहता है। वो अपने हाथ को बंद करके बहुत ज़्यादा प्रेयर करने लगता है एंड कहने लगता है कि प्लीज़ प्लीज़ ये जो टाइम है वो यहीं पर रुक जाए। उसके ऐसा बोलने के साथ ही उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो हेली मैन प्लेयर है वो टीम ए में है। वो बंदा जैसे ही इस चीज़ को पढ़ता है वो टीम चेक करने लगता है कि आखिर में उसके अलावा इस टीम में और कौन कौन है। वो जैसे उस टीम को चेक करता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है एंड कहता है कि मेरी जो टीम है उसमें तो बहुत ज़्यादा बेकार बंदे हैं, इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा कम पावर है। ये देखने के बाद वो सेकंड टीम को देखने लग जाता है, मतलब टीम बी को, और कहता है कि चलो देखें आखिर में जो टीम बी है उसमें कौन कौन से प्लेयर हैं। जैसे वो टीम बी को देखता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड कहता है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लेयर है। इसमें एक ऐसा प्लेयर है जिसके पास बहुत खतरनाक वाली हील स्किल है एंड उस प्लेयर का नाम है हुन, और ये जो हुन है वो नैमगुन फैमिली से डायरेक्ट ब्लड लाइन रखता है एंड जो नैमगुन फैमिली है लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली है। इस बात को सोचने के बाद जो वो बंदा रहता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड कहता है कि मेरा जो लक है वो लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं इस ट्रायल में ऑलरेडी 3 टाइम्स फेल हो चुका हूँ एंड ये जो लास्ट टाइम है वो और भी बहुत ज़्यादा बुरा है। ये बोलने के बाद वो और भी अपनी टीम को देखने लगता है एंड कहता है कि ज़रा देखें मेरी टीम में और भी कैसे कैसे बंदे हैं। ये देख करके वो अपनी टीम को देखने लगता है तो वापस उसे हमारे यूएन का नाम दिखता है। वो जैसे ही यूएन के नाम को पढ़ता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है एंड देन कहता है कि अब मेरे को मत बोलना कि ये जो यूएन है वो यही बंदा है। वैसा बोल करके अपने मन में फिर सोचने लगता है कि मैंने इस बंदे के बारे में बहुत सारा रूमर सुन रखा है। ये जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल गया है, इसने बहुत सारे टास्क को एकदम आसान से क्लियर कर दिया, बट इस बार बहुत ज़्यादा गैप है क्योंकि जो अपोजिट टीम है उसमें 200 से ज़्यादा बंदे हैं और जो हमारी टीम है उसमें बहुत ज़्यादा बेकार बेकार बंदे हैं। तो इस बार ये जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा अनलकी है, शायद तक वो इस ट्रायल को फेल कर देगा। तो है गाइस, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो 11th फ्लोर में ट्रायल हो रहा है वो टीम ट्रायल है जो 2 टीम में डिवाइड है, जो टीम ए है उसमें और टीम बी है उसमें, और जो हमारा यूएन है वो टीम ए में है जिसमें जो हेलमैन नाम का बंदा है वो भी है। एंड जो टीम ए है उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर बंदे हैं एंड जो सेकंड टीम है उसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदे हैं। तो फिर से हम अपनी जो स्टोरी है उसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही हेलमैन इन सब बातों को बोलता है ये जो सीन है वहीं पर कट रहता है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ बंदों को देखते हैं जो आपस में कुछ कुछ बातें कर रहे होते हैं। हमें उनके पीछे हमारे यूएन को भी दिखाया जाता है, बट मेरे ख्याल से इस बार का जो ट्रायल है वो लिटरली इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि ये ट्रायल टीम ट्रायल है और हमारी टीम में बहुत ज़्यादा बेकार प्लेयर है एंड जो अपोजिट टीम है उसमें लिटरली बहुत ज़्यादा तगड़े प्लेयर हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा अनलकी है। उसके ऐसे बोलने के साथ ही ये जो सीन है वहीं पर कट रहता है। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जो 11th फ्लोर का ट्रायल है वो एक टीम ट्रायल है जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स को 2 टीम में डिवाइड किया गया है। जो हमारी यूएन की टीम है वो लिटरली बहुत ज़्यादा वीक है एंड जो सेकंड टीम है वो लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। तो इसी के साथ हम स्टोरी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कुछ बंदों को देख पाते हैं जो एक शॉप ओनर से बात कर रहे होते हैं। उनके पीछे हमें हमारे यूएन को दिखाया जाता है जो उन सारी बातों को इग्नोर कर देता है एंड अपने मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड सोचने लगता है कि यह कितना ज़्यादा फुलिश चीज़ है। सीरियसली यहाँ पर जितने भी अच्छे प्लेयर हैं एंड हाई गिल्ड के प्लेयर हैं और प्योर ब्लेड हैं उन सबको टीम बी में डाला गया है।
जबकि जो टीम ए है उसमें बहुत ज़्यादा बेकार बंदे हैं, उसमें उन लोगों ने मेरे को डाल दिया है। ये बात बोलने के बाद युवान हमें एक बंदे के बारे में बताता है जिसका नाम रहता है हाइप्नोस, और ये एक रैंकर है ओलंपस से। वो बोलता है कि जो हाइप्नोस है वो लायन फ्लोर के ट्रायल का जज है, मतलब यहाँ पर जो भी ट्रायल हो रहा है उसमें जो टीम डिसाइड हुआ है वो हाइप्नोस के द्वारा ही किया गया है। तो मेरे ख्याल से इसको ऐसा करने का ऑर्डर ओलंपस से मिला होगा, क्योंकि मैंने पिछली बारी अगेमिन और क्राइसिस के साथ क्या किया था वो आप सबको पता है। ये बोल करके युवान थोड़ी देर के शांत रहता है एंड कहता है कि आखिर में जो ओलंपस है वो मेरे साथ क्या करने का प्लान कर रहा है, क्या वो मुझे यहाँ पर मारना चाहता है। युवान ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें एक बंदे का आवाज़ आता है जो कह रहा होता है कि जो नेक्स्ट कस्टमर है वो यहाँ पास आ सकते हैं। इस बंदे की बात सुनने के बाद जो युवान है उसके पास चला जाता है एंड कहता है कि क्या यहाँ पास कोई रूम खाली है, जिसके जवाब में वो बंदा कह देता है कि हाँ यहाँ पास रूम खाली है, बट वो जो रूम है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पर रूम का कॉस्ट है 100 पॉइंट्स। ये सुनने के बाद युवान कह देता है कि ये मैटर नहीं करता, मुझे यहाँ पर रूम चाहिए, बस चाहिए। युवान जैसे ही इस बात को बोलता है वो सामने वाला बंदा अपनी सीट से खड़ा हो जाता है एंड कहता है कि हाँ सर, आपको जो भी रूम चाहिए हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे ही युवान इस बात को सुनता है वो अपनी इन्वेंट्री से एसगार्डियन बिल्स को निकाल देता है। वो वहाँ पर टोटल 374 एसगार्डियन बिल्स को निकालता है, जिनका पर एज का कॉस्ट रहता है 1000 पॉइंट्स। ये देखने के बाद जो सामने वाला बंदा रहता है उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा चमक आ जाता है। वो हमारे युवान को देखता है। उसी बीच युवान उससे कह देता है कि जो अपना कमीशन फी है उसे तुम काट दो एंड जो बाकी के एसगार्डियन बिल्स है उसको तुम पॉइंट्स में चेंज कर दो। युवान की इस बात को बोलने के बाद सामने वाला बंदा रिप्लाई में कह देता है कि सर हाँ मैं समझ गया। जैसे वो ऐसा बोलता है नेक्स्ट सीन में हमें युवान को दिखाया जाता है जिसके पास एक नोटिफिकेशन आता है एंड उस नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि जो युवान है उसने 3,66,320 पॉइंट्स अचीव किए हैं। एंड जैसे ही ये नोटिफिकेशन खत्म होता है उसके पास एक और नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें उसे बताया जाता है कि क्या आप लैकी को कॉल करना चाहते हैं। एंड देन जो हमारा युवान रहता है वो लैकी को कॉल कर देता है। जैसे ही वो लैकी कॉल करता है हमें वहाँ पास एक पिंक कलर के लैकी को दिखाया जाता है जो वहाँ पास आते हुए कहता है कि ये हो, आखिर मैं यहाँ पास तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। जिसे देखने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि ज़रा देखो ये जो लैकी है उसका कलर कितना ज़रा बढ़िया है एंड जो बाकी लैकीस हैं उसे कितना ज़रा अच्छा दिखता है। मेरे ख्याल से जो 11th फ्लोर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनकी जो टेस्ट ऑफ कलर है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये बोल करके वो लैकी से कहता है कि मुझे यहाँ पर स्टोर यूज़ करना है। जिसे सुन करके जो लैकी रहता है वो हमारे युवान से कहता है कि सर आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं, आपको जो भी चाहिए मैं यहाँ पर आपके लिए ले जाऊँगा। जैसे ही लैकी इस बात को बोलता है जो हमारा युवान है वो अपने मन में कहने लगता है कि जरा देखो ये जो पिंक फेरी है वो कितना ज़्यादा फ्रेंडली एक्ट कर रहा है, शायद तक इसने जो मेरा मनी है उसको स्मेल कर लिया है, तो शायद तक इसीलिए ये फेरी मेरे से इतना ज़्यादा प्यार से बात कर रही है। इन सब बातों को सोचने के बाद जो युवान रहता है वो फेरी से कह देता है कि मैं सबसे पहले सामान देखना चाहता हूँ एंड देन उसके बाद मैं ख़रीदूँगा, इसीलिए जो स्टोर है तुम उसे ओपन कर दो। इसे सुन करके फेरी स्टोर को ओपन कर देती है। जैसे ही वो स्टोर ओपन होता है जो हमारा युवान रहता है वो सारे सामान को देखने लगता है एंड कहता है कि जो मेरा डार्क डिवाइन क्रिस्टल है मुझे उसे कंप्लीट करने के लिए एडवेंटियम की ज़रूरत है, क्या मुझे यहाँ पास एडवेंटियम मिल सकता है। वह सब बोलता ही है कि वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। उससे वहाँ पास एडवेंटियम दिखता है जो टोटल रहता है 1.5 ग्राम। इसे देख करके वो कहता है कि जो देखो यहाँ पास तो एडवेंटियम भी है, बट इसका जो प्राइस है वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा महंगा होगा। ये सोच करके वो फेरी से पूछता है कि आखिर में इसका जो प्राइस है वो कितना है। इसे सुनने के बाद जो फेरी रहती है वो कह देती है कि ओ आपको एडवेंटियम चाहिए, ये सही में बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला मटेरियल है, पर आखिर में आप इसे क्यों बाय करना चाहते हैं, ये तो इनकम्प्लीट मटेरियल है एंड इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनी बुनाई हुई हैं, तो आप उन्हें क्यों नहीं खरीदना चाहते। इस बात को सुनने के बाद युवान कह देता है कि नहीं मुझे बस यही चाहिए, तुम मुझे इसी के बारे में बताओ। इस बात को सुनते ही फेरी कहती कि ओह अगर आपको इसी बात में जानना है तो ठीक है, मैं आपको एडमेंटियम के बारे में बताती हूँ। जो एडमेंटियम है वो लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल मटेरियल है। ये बस माना को कंडक्ट नहीं करता, ये उसे एम्पलीफाई भी करता है एंड ये जो मटेरियल है वो किसी भी चीज़ को ब्रेक कर सकता है, इसीलिए इसकी जो डिमांड है वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। जैसे ही फेरी इस बात को बोलती है हमें हमारे युवान को दिखाया जाता है। वो इसकी बातों को सुनने के बाद अपने मन में कहता है कि जो देखो ये जो फेरी है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, वो मुझे इस मेटल के बारे में पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रही है ताकि जब मैं इस मेटल को ख़रीदने को बोलूँ तो ये मुझे इस मेटल का बहुत ज़्यादा हाई प्राइस बताए। युवान इस बात को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें फेरी का आवाज़ आता है जो युवान से कहती कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर पाए तो इससे आप बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल आइटम बना पाओगे। इस बात को सुनने के बाद जो युवान रहता है वो अपने मन में कहता है कि हाँ ये जो बोल रही है वो सब सही भी है, क्योंकि हम एडमेंटियम से बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन बना सकते हैं। युवान इस बात को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसे फेरी कहती कि मेरे ख्याल से आप फेस्तुस से बहुत ज़्यादा क्लोज हो। इस बात को सुनने के बाद युवान उससे कह देता है कि आखिर में ये बात मैटर भी क्यों करती है, मैंने तुमसे यहाँ पर जितना क्वेश्चन पूछा है तुम बस उसी का जवाब दो। इस बात को सुनने के बाद जो फेरी रहती है वो कह देती कि नहीं ये जो बात है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है,
क्योंकि आप इफेस्टस को जानते हो, एंड जो इफेस्टस है वो टफ ब्लैक स्मिथ में आता है, एंड वो इस मेटल का यूज़ करके आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा वेपन बना सकता है। तो इसीलिए ये जो बात है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नॉर्मल पीपल जो किसी भी ब्लैक स्मिथ को नहीं ढूंढ पाते, उनके लिए जो मेटल है वो वेस्ट की तरह है, क्योंकि कोई नॉर्मल ब्लैक स्मिथ इस मेटल का यूज़ करके उतना ज़्यादा पावरफुल वेपन नहीं बना सकता। बट जो इफेस्टस है वो इसका यूज़ करके एक बहुत ज़्यादा अच्छा वेपन बना सकता है। तो इस हिसाब से जो एडमेंटियम है उसकी वैल्यू तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हाई है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? जैसे ही फेरी इस बात को बोलती हैं, हमें हमारी यौन को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, एंड देन कहता है कि मेरा जो समय है उसको तुम और भी ज़्यादा वेस्ट मत करो, तुम बस मुझे इसका प्राइस बताओ। जैसे ही युवान इस बात को बोलता है, हमें फेरी को दिखाया जाता है जो युवान से कहती है कि मैंने यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी उसे कैलकुलेट कर लिया है, एंड यहाँ पर टोटल 1.5 किलोग्राम एडमेंटियम है। तो इसका जो प्राइस है वो 1.5 मिलियन पॉइंट्स के बराबर होगा। क्या मैं सही बोल रही हूँ? इस बात को सुनने के बाद जो युवान है वो कह देता है कि हाँ तुम सही हो, पर मेरे पास इतना ज़्यादा मनी नहीं है अभी। इस बात को सुनते ही जो फेरी रहती है वो अपना कैलकुलेटर निकाल लेती है, एंड फिर जो फेरी रहती है वो हमारे युवान से कहती है कि डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो हम आपको 11.5% की इंटरेस्ट में एक लोन भी दे सकते हैं, एंड अगर आपने हमें शुरुआत ही में अच्छा सा क्रेडिट दिया तो हम आपको इस लोन को 10% इंटरेस्ट में दे सकते हैं। जैसे ही युवान इस बात को सुनता है वो फेरी से कह देता है कि ओह, तो मेरे पास लोन लेने का भी चॉइस है। इस बात को सुनते ही जो फेरी रहती है वो कहती थी कि हाँ आप यहाँ पर लोन भी ले सकते हैं। ये बोल करके फेरी कुछ समय के लिए शांत जाती है, एंड देन फिर वो फिर से कहते हैं कि क्या आप इस चीज़ को खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हो? जिसे सुनने के बाद युवान कहते थे कि नहीं, मुझे यहाँ पास कुछ भी चीज़ नहीं खरीदना। जैसे वो इस बात को बोलता है जो फेरी रहती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, एंड घबराते हुए कहते हैं कि आपको ये बात तो पता ही होगी, ये जो मेटल है वो लिटरली बहुत ज़्यादा रेयर मेटल है, एंड आपके पास इस मेटल को खरीदने का बस ये एक लौता चांस है। तो आप क्या सही में इसे खोना चाहते हो? मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, तो फिर आपको ये मेटल को यहाँ पर ख़रीद लेना चाहिए, एंड अगर आप इस मेटल को खरीदते हो तो मैं यहाँ पर आपके लिए प्राइस को थोड़ा सा कम कर सकती हूँ। ये बोलने के बाद जो फेरी रहती है वो थोड़ा हंसने लगती है। फिर उसी समय हमें हमारी यौन का आवाज़ सुनाई देता है जो फेरी से कह देता है कि नो, मुझे इस मेटल को नहीं खरीदना, क्योंकि मैं इसको बिना खरीदे हुए ये जो टावर है उसके ऊपर बहुत आसानी से क्लाइम कर सकता हूँ, और एनीवे यहाँ पास बहुत सारी लाइकीस हैं, एंड मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो मेरे ख्याल से मुझे किसी और फ्लोर पर कोई ना कोई लाइकी इससे भी ज़्यादा अच्छा ऑफ़र देगा, तो मैं यहाँ पास उस ऑफ़र को ले लूँगा, एंड यहाँ पास मैं तुम्हारी जो ऑफ़र है उसको ठुकरा रहा हूँ। जैसे ही युवान की बात को जो फेरी रहती है वो सुनती है, उसका जो चेहरा रहता है वो पूरी तरीके से उतर जाता है। वो हमारे युवान से कहती है कि हाँ क्या आप सही बोल रहे हैं? जिसके जवाब में युवान उससे कह देता है कि हाँ मैं यहाँ पर अब तुमसे कुछ भी आइटम नहीं खरीदना चाहता, तो तुम यहाँ पर से जा सकते हो। ये सुनने के बाद जो फेरी रहती है वो हमारे युवान से कहती है कि ज़रा रुकिए, शायद थोड़ा देर के लिए यहाँ पर रुक जाइए, मेरा बातों को सुनिए। जिसे सुनने के बाद युवान से कहता है कि हाँ तुम मेरे साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर थोड़ी देर तक तुमसे बात तो कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ पर कोई सा भी आइटम तुमसे नहीं खरीदना चाहता। इस बात को सुनने के बाद जो फेरी रहती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, एंड कहती है कि सही में आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो। जिसके जवाब में हमारी युवान कुछ नहीं कहता, एंड देन फिर हमें फेरी की आवाज़ सुनाई देती है जो युवान से बार्गेनिंग करते हुए कहते हैं कि क्या ख्याल है, आप इसको 1.3 मिलियन पॉइंट्स में खरीद लीजिए। ये सुनने के बाद युवान कह देता है कि नहीं, मैं इसे 1.3 मिलियन पॉइंट्स में नहीं खरीद सकता। उसके बाद जो लैकी रहती है मतलब फेरी, वो अपना पॉइंट को गिराते हुए कहती है 1.2 मिलियन। इसे सुनने के बाद युवान फिर से कह देता है कि नहीं, मेरे इसे खरीदने का कोई चांस नहीं है। फिर जो फेरी रहती है वो कह देती है कि 1 मिलियन, अब मैं इससे नीचे नहीं जा सकती। जिसके जवाब में जो हमारा युवान रहता है वो हंसने लगता है, एंड कहता है कि हा सही में तुम बहुत ज़्यादा अनोइंग हो, पर मैं जो चीज़ है उसे 8,50,000 पॉइंट से ज़्यादा मैं नहीं खरीद सकता। इस बात को सुनने के बाद जो फेरी रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, एंड अपने मन में युवान को बहुत ज़्यादा गाली देने लगती है, एंड कहती कि डैम इट, ये जो बास्टर्ड है वो सही में बहुत ज़्यादा कमीना है। आखिर में ये जो बंदा है वो अपने आप को क्या समझता है? मैं सही बोलूँ तो मैं इस जैसे गेस्ट से दोबारा कभी नहीं मिलना चाहती। वो यह सब सोच ही रही होती है कि उसी बीच जो युवान रहता है वो फेरी को कहता है कि क्या तुम इसे मुझे 8,50,000 में देना चाहती हो या नहीं देना चाहती? और अगर तुम मुझे इसे 8,50,000 में नहीं देना चाहती तो ठीक है, मैं इसे नहीं खरीदने वाला। इस बात को सुनते ही जो फेरी रहती है वो अचानक से हड़बड़ा कर कहती है कि हाँ मैं इस डील को एक्सेप्ट करती हूँ, बट एटलीस्ट आपको मुझे इसके लिए 9 लाख देने ही चाहिए। अगर मैंने आपको इसे 8,50,000 में बेच दिया तो सही में यहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ये बोल करके जो फेरी रहती है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, एंड अपना जो हाथ है उसको युवान के सामने जोड़ लेती है। बट उसी समय हमें हमारे युवान को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा अजीब शक्ल बनाता है, जिसे देख करके जो फेरी रहती है वो कह देती है कि ठीक है मैं इसे बस 8,50,000 में देना चाहती हूँ। इसे सुनने के बाद युवान थोड़ी देर तक शांत रहता है, एंड देन कहता है कि क्या सही में तुम मुझे इसे 8,50,000 में देना चाहती हो? जिसके जवाब में जो फेरी रहती है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, एंड फिर हंसने लगती है और कह देती कि हाँ मैं आपको इसे देना चाहती हूँ। जिसे सुन करके जो युवान है वो हाँ बोल देता है, एंड देन जो फेरी रहती है वो हमारे युवान के सामने एक नोटिफिकेशन ले आती है
जिसमें लिखा रहता है कि क्या आप एडमेंटियम को खरीदना चाहते हैं। जो हमारा यून रहता है वो यस पे क्लिक कर देता है एंड उसी के साथ यून के पास 2 नोटिफिकेशन आते हैं। पहले नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि आपने 8,50,000 पॉइंट यूज़ किए हैं एंड इसके बदले में आपको 1.7 kg ऑफ एडमेंटियम मिला है। सो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो एडमेंटियम का क्वांटिटी है उसका जो ये राइटर है वो बार बार चेंज कर रहा है। सबसे शुरुआत में इसने हम लोग को बोला था 1.5 ग्राम है, उसके बाद सेकेंड में बोला 1.5 kg एंड देन जब यून ने खरीद लिया है तो हमें यहाँ पास 1.7 kg एडमेंटियम बता रहा है। सो गाइस यहाँ पास मेरा गलती नहीं है, ये राइटर का गलती है। तो इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी को। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था जो हमारा यून है वो बहुत बड़ी बार्गेनिंग बैटल को जीत गया था। वो बार्गेनिंग बैटल को जीतने के बाद बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है एंड अपने मन में सोचता है कि ग्रेट, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मैंने एडमेंटियम को बहुत ज़्यादा लो प्राइस पर खरीद लिया है। ये सोच करके वो मन में बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। उसी बीच हमें फेरी का आवाज़ आता है जो हमारे यून से कह देती कि सर क्या आपको इसके अलावा और भी कुछ चाहिए, जिसके जवाब में हमारा यून कह देता है कि नहीं, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ पास फिनिश कर चुका हूँ, मेरे को जो भी चीज़ खरीदना था। उसके ऐसे बोलने के साथ हमें फिर से फेरी का आवाज़ आता है जो यून से कहती है कि सर अगर आपको कुछ और भी चीज़ का ज़रूरत रहेगा तो आप यहाँ मेरे को कॉल कर लेना। ये बोलने के बाद जो फेरी रहती है वो यहाँ से गायब हो जाती है और उसके बाद हमें यून का आवाज़ आता है जो अपने मन में कह रहा होता है कि ओह ये कितना ज़्यादा बढ़िया है, मैंने फाइनली एडमेंटियम को खरीद लिया। मैं सही बोलूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, पर आज मैंने इसे खरीद लिया। ये बोलने के बाद यून थोड़ी देर के शांत रहता है एंड देन फिर कहता है कि क्या इस चीज़ को मुझे बूढ़े आदमी को दे देना चाहिए जिससे वो मेरे लिए वेपन बना सके। ये बोलने के बाद यून कुछ सोचने लग जाता है एंड देन कहता है कि नहीं, मुझे अभी इसे नहीं देना चाहिए क्योंकि इस फ्लोर के अंदर जो ओलंपस है वो मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है और मुझे उस प्लान के बारे में नहीं पता। तो इस हिसाब से मैं अभी अपने डार्क डिवाइन क्रिस्टल को एडमेंटियम के साथ अपग्रेड नहीं करा सकता एंड अगर मैंने इसे अपग्रेड करने के लिए दिया तो इसमें करीबन 1 से 3 महीने लग जाएंगे। तो फिर मुझे जल्द से जल्द ये जो फ्लोर है उसको कंप्लीट करना है एंड उसके बाद मैं उस बूढ़े आदमी के पास जाऊँगा अपना जो एडमेंटियम है और डार्क डिवाइन क्रिस्टल है उसको साथ में मिलाने। ये बोलने के बाद यून थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है एंड देन फिर कहता है कि अभी ये जो ट्रायल है उसको शुरुआत होने में 1 हफ्ते बचे हुए हैं, तो इस हिसाब से मेरे पास यहाँ बहुत ज़्यादा समय है ट्रेनिंग करने के लिए, तो फिर क्या मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए जाना चाहिए। यून कैसे बोलते कि ये जो सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें ऑर्थर का आवाज़ सुनाई देता है जो कह रहा होता है कि नैमगुन ये एक ऐसा प्लेयर है जो प्योर ब्लडेड है एंड ये डायरेक्ट डिसेंडेंट है नैमगुन क्लैन का, और इसके जो फादर हैं वो मरियम के आधे हिस्से के गिल्ड के लीडर हैं। तो इस हिसाब से इस बंदे के पास बहुत अच्छा सपोर्ट है एंड बहुत ज़्यादा स्किल है। इसी कारण से इस बंदे को सब लोग एक जीनियस प्लेयर कहते हैं। ऑर्थर कैसे कहने के बाद ही ये जो सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम 11 फ्लोर के लैब्रिंथ ऑफ एग्रिया को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर बहुत सारे लोगों से फाइट कर रहे होते हैं। वहाँ बस हमें एक रेड क्लॉथ वाले बंदे को दिखाया जाता है जो उन सारे मॉन्स्टर को देखकर कहता है कि जो देखो ये जो जगह है वो सही में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये 11 फ्लोर का एक डंजन है। उस बंदे के ऐसा कहते ही हमें वापस एक लड़की का आवाज़ आता है जो कह रही होती है कि प्रॉबली ये डिफ़िकल्ट तो होगा ही होगा क्योंकि ये 11 फ्लोर का डंजन है और ये एक ऐसी जगह है जिसको बस हम ही क्लियर कर सकते हैं। फिर वहीं पर हमें नैमगुन को भी दिखाया जाता है। जो नैमगुन रहता है वो इन सब की बातों को सुनकर कहता है कि चलो तुम लोग अभी फालतू की बातें करना छोड़ो, हमें यहाँ पर अपने जो स्टैट्स हैं उनको जल्दी जल्दी कर बढ़ाना है और ये जो डंजन है उसको जल्दी कर क्लियर करना है। ये बात सुनने के बाद जो सारे बंदे रहते हैं मतलब नैमगुन के टीममेट वो सब आगे बढ़ने लगते हैं एंड जैसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं उसी बीच वो रेड कपड़े वाला बंदा कहता है कि कैप्टन क्या आपको पता है जो हमारा नेक्स्ट ट्रायल है उसके लिए हमें ज़्यादातर तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो सेकंड टीम है उसमें लिटरली बहुत ज़्यादा बेकार प्लेयर हैं, तो हमें ज़्यादा तैयारी नहीं करनी चाहिए। उस बंदे के ऐसे बोलने के तुरंत बाद वापस हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो उसकी बातों का रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं, हम उन बंदों को हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि उनकी जो टीम है उसमें एक किम योन नाम का बंदा है एंड मैंने उस बंदे के बारे में बहुत ज़्यादा रूमर सुन रखे हैं एंड अभी रिसेंटली उसके बारे में एक रूमर फैला है कि उसने हेवनली डिमोनिक कल्ट का जो ट्रायल है उसे पास कर लिया है। ये सुन करके जो रेड वाला बंदा रहता है वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा अनलकी है, उसे हमारी टीम में आना चाहिए था बट वाकई में हमारी टीम में नहीं आया। ये बोल करके जो उनके टीममेट रहते हैं वो सब फिर से चलने लगते हैं बट उसी बीच जो रहता है वो उन सब की बातों सुनने के बाद कहता है कि चुप हो जाओ, अभी हम लोग को इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अभी हमें ट्रायल को जल्द से जल्द क्लियर करने के बारे में सोचना चाहिए और अपनी जो ट्रेनिंग है उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ही हुन इस बात को बोलता है उसके सारे टीममेट हाँ बोल देते हैं एंड यून के बारे में बात करना छोड़ देते हैं बट उसी समय हमें हुन को दिखाया जाता है जो यून के बारे में मन में सोच रहा होता है एंड कहता है कि मैंने आज तक उस बंदे का फेस नहीं देखा बट मैंने उसके बारे में बहुत सारे रूमर सुन रखे हैं एंड रूमर्स में उसने सही में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम कर रखे हैं। क्या वो बंदा सही में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड आखिर में वो स्ट्रॉन्ग है तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ। ये बोल करके जुहून रहता है वो सामने चलने लगता है बट उसी बीच हमें बहुत सारी आग को दिखाया जाता है जिसे देख करके जुहून रहता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है एंड चिल्ला कर कहता है कि एवरीवन यहाँ पर सभी रुक जाओ और आगे मत बढ़ना। हमें उसी बीच एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आग लगी रहती है, वहाँ और भी बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं। इन सब चीज़ को जो उनकी टीम रहती है वो भी देख लेती है
एंड उसी बीच वो जो रेड क्लॉथ वाला बंदा रहता है वो कह देता है कि अब मुझे ये मत बोलना कि ये जो एरिया है वो डंजन के बॉस का एरिया है, क्योंकि देखने से ये लग रहा है कि ये जो एरिया है उसको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है। ये बोलने के बाद वो लोग आसपास देखने लगते हैं, बट इसी बीच जो हुन रहता है वो उस बॉस के ऊपर जंप कर देता है एंड बॉस की पीठ पे आ जाता है एंड कहता है कि जरा देखो, ये जो बॉस है उसे बस जलाकर नहीं मारा गया है, सबसे पहले इसे जलाया गया है एंड एक शॉट के द्वारा इसके ऊपर एक ही स्लाइस में इसे मार दिया गया है। सही में ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, इस काम को केवल यहाँ पर बस रैंकर ही कर सकते हैं। तो फिर क्या यहाँ पर कोई रैंकर आया था? ये बोलने के बाद जो हुन रहता है वो थोड़ी देर के लिए शांत रहता है एंड देन अपने मन में कहने लगता है कि ये इम्पॉसिबल है कि कोई रैंकर लोअर क्लास के डंजन को क्लियर करे, एंड अगर कोई रैंकर सही में लोअर क्लास के डंजन को क्लियर करे तो उसके बाद बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगी है। तो मैं सही में इस सिचुएशन को अपने आप कैसे समझो, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सिचुएशन लग रही है। आखिर में इस बॉस को किसने डिफीट किया? सो हे भाई लोग, ये वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हैशटैग अपना नाम कमेंट कर देना, जिससे मेरे को पता चले आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर टेक केयर एंड बाय बाय। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं देख रहा हूँ कौन कौन सब्सक्राइब करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।